ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करना हम लोग को। ग्रेविटेशन 11th का बुक 1 का सबसे लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट अस स्टार्ट ग्रेविटेशन, दैट मींस गुरुत्वाकर्षण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन, तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में पहले से आप लोग जानते होंगे, कुछ बातें आपको पहले से पता होगा और आगे का डिस्कशन आज करेंगे। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। इस पूरे यूनिवर्स में, पहले चैप्टर का नाम लिख ले हम, ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम लिख ले ग्रेविटेशन, चैप्टर 7। ये चैप्टर 7 है हमारा, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यानी कि इस ब्रह्मांड में, विश्व में किसी भी दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एनी टू बॉडीज, कोई भी दो वस्तु हो उसके बीच में अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हो, सूर्य के चारों तरफ ग्रह हो, वो अट्रैक्ट करता है। इस ऑब्जेक्ट, अर्थ पे जितना ऑब्जेक्ट है, आप देखो ये बेंच यहां रखा हुआ है, रुक गया, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो पॉइंट्स के, दो वस्तुओं के बीच में, दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। एक वर्ड आता है ग्रेविटी। क्या होता है? तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में थोड़ा सा डिफरेंस कर ले हम लोग। देखो ग्रेविटी क्या होता है, बताओ क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ए बॉडी। अर्थ जो है ना, हर एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अर्थ में एक ऐसा पावर है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी को छोड़ के देखो, वो गिर जाएगा नीचे, है ना। तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। यानी कि अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। तो दो वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। एक तो ग्रेविटेशन, पहला ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ठीक है। इसको बस मीनिंग समझ लेना है। तो ग्रेविटेशन का मतलब हुआ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए भी थे कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और अगर इन दो बॉडी में एक बॉडी अर्थ आ जाए, क्या आ जाए? अर्थ आ जाए, तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अगर इस दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अर्थ आता है, पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको ग्रेविटी बोला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो पूरे चैप्टर में यही बातें करना है, तो डिफिनेशन तो आएगा ही। अब बताइए, सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया? अगर ग्रेविटेशन के बारे में, क्या? न्यूटन। आपका न्यूटन नाम आता, ठीक है। लेकिन आपको बता दे कि न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है, जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है वो। बट उससे भी पहले, न्यूटन से भी पहले, ग्रेविटेशन के बारे में केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने कुछ बताया। केपलर, केपलर, ठीक है। लगभग न्यूटन के लॉज से लगभग 70-80 साल पहले वो केपलर ने एक लॉ दिया है, और वहीं से सिलेबस हमारा शुरू है। हम सबसे पहले केपलर का नियम पढ़ेंगे, और ये केपलर से पहले आर्यभट्ट ने नियम दिया था। और आर्यभट्ट के लॉज को, वो आर्यभट्ट का लॉ भी पहले है, इससे पहले है। लेकिन अब जिसका एज आया, समय आया, है ना, सब लोग का नाम हुआ, तो उन लोगों का नाम है केपलर का, न्यूटन का। तो केपलर का लॉ, हम लोग सबसे पहले केपलर का लॉ से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, सबसे पहले केपलर का लॉ पढ़ेंगे। केपलर ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बताया? तो केपलर का 3 लॉज है, 3 नियम है केपलर का। तो केपलर के तीनों नियम को पढ़ेंगे। फिर केपलर के नियम के बाद हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे। फिर हम लोग ग्रेविटी का बात करेंगे, जो आप जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता, हमेशा आता है ना, और वो जी का वैल्यू कहां से आता भी हम लोग को इस चैप्टर में मालूम चलेगा। इसके साथ साथ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको सैटेलाइट के बारे में भी कुछ नॉलेज दिया जाएगा। लास्ट चैप्टर का जब मिट जाएगा, उसके बाद, आधे के बाद, तो सैटेलाइट के बारे में इस चैप्टर में आएगा। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको बढ़िया से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। केपलर का नियम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केपलर का नियम। तो लिखिए केपलर्स लॉज ऑफ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन,
केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, प्लैनेट से रिलेटेड केपलर का नियम, ग्रहों से संबंधित केपलर का नियम। ठीक है, मतलब जो प्लैनेट्स है वो प्लैनेट से रिलेटेड केपलर का नियम है। तो हाँ, प्लैनेट से रिलेटेड, ग्रहों से संबंधित है, तो केपलर का 3 लॉज है ना। फॉलोइंग आर द 3 लॉज, फॉलोइंग आर द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। केपलर का दिया हुआ 3 नियम है ना। पहला लॉज ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉज ऑफ एरिया, और तीसरा है लॉज ऑफ पीरियड्स, माने टाइम पीरियड से रिलेटेड। तो हम लोग सबसे पहला लॉज ऑफ ऑर्बिट का पहले बात करते हैं। ठीक है, तो केपलर का 3 नियम है ना। केपलर का दिया गया 3 नियम है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ का अगर बात करें तो लॉज ऑफ ऑर्बिट है ना, कि लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या है। देखिए, लॉज ऑफ ऑर्बिट का स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल planets revolve around the sun in an elliptical path with sun situated at one of the focus. All planets revolve around 2 बार लिखिए, revolve around the sun in an elliptical path, around the sun in an elliptical path. इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है बताएंगे अभी। और सन सिचुएटेड होता है किसी एक फोकस पर। कभी कभी फोकस का प्लूरल, वन ऑफ द फोकस का प्लूरल फोकाई भी ऐसे FOCI लिख देते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, वो फोकस का प्लूरल है, फोकस भी लिखे तो चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं, देखो पहला लॉज क्या है, जितने भी ग्रह है ऑल प्लैनेट्स वो कहां रिवॉल्व करेंगे, वो रिवॉल्व करेंगे सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ। और कहां करेंगे, इलिप्टिकल पाथ पर। आप मैथमेटिक्स में सर्कल के बाद इलिप्स पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल होता, सर्कल के बाद इलिप्स क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो सर्कल के बाद इलिप्स है, इलिप्टिकल पाथ। तो जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, और वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। किस पाथ में घूमते हैं? और उसमें सन सिचुएटेड होता है किसी एक फोकस पर, किसी एक केंद्र पर सूर्य स्थित होता है, किसी एक केंद्र पर सूर्य स्थित होता है, और उसके चारों तरफ जो ग्रह है वो इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से आपको ये इलिप्टिकल पाथ समझ में आएगा। वो देखिए, इसका डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो ऑल प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहा सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में, उसका डायग्राम देखिए। देखिए, देखो ये है इलिप्टिकल पाथ, ऐसे देखो, ये दिस पाथ इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ का मतलब, और इलिप्टिकल पाथ और सर्कुलर पाथ में क्या अंतर है? सर्कल का सेंटर से रेडियस बराबर होता है, किसी भी वृत्त का त्रिज्या केंद्र से बराबर होगा, यहां बराबर नहीं होगा। देखिए, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये शॉर्टेस्ट पार्ट है, ऐसे इलिप्टिकल पाथ है। ये वाला का डिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है। केंद्र से सारा दूरी बराबर नहीं है। अगर केंद्र से सारा दूरी बराबर है तो वो सर्कुलर पाथ हो गया या स्फेयर हो गया, जो भी कहो। लेकिन ये इलिप्टिकल पाथ है।
इसका इक्वेशन मैथमेटिक्स में होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इलिप्टिकल पाथ है। अगर हम यहां नाम दे दे कि ये ए बी है और ये क्या है, सी डी है। आ रहा बात समझ में? तो ये ए बी जो है वो मेजर पार्ट है, ये रेडियस इससे बड़ा है, सुनो, इसका ये त्रिज्या इस त्रिज्या से बड़ा है। समझ रहे बात को? इस पाथ को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, दीर्घवृत्तीय पथ कहेंगे हिंदी में। ठीक है, हाँ, ऐसे इलिप्टिकल पाथ ही समझो आप, इंग्लिश में ही समझो इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो ए बी है बड़ा वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं 2a। ध्यान देना क्या बता रहे हैं हम। और ये जो छोटा वाला पोर्शन, इसको कहते हैं 2b। सोचो, केपलर ने न्यूटन से बहुत पहले इतना कुछ बता दिया था। देखो वो क्या बोल रहा था कि बोला कि ये देखो केंद्र है, यहां अगर सन है, इस पॉइंट पर अगर सूर्य है, सन है, किसी एक केंद्र पर सूर्य है, और तो प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ घूम रहे, मानो ग्रह यहां पर है, ये इस पॉइंट पे प्लैनेट्स है, कोई दूसरा पॉइंट से वहां प्लैनेट्स है जो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ में। जो सन है उस पॉइंट को बोला फोकस, ये फोकस है, एफ मान लिया फोकस, कि सूर्य कहीं एक केंद्र पर है, फोकस पर है। नहीं, फोकस मतलब एक कोई केंद्र, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, वो केंद्र में होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। वैसे ही वो कह रहा है कि एक फोकस, एक पॉइंट से सूर्य है वहां पे। अब देखो ये जो डायग्राम बनाए हैं ये किसी एक प्लैनेट्स के लिए हो सकता है, 9 प्लैनेट से तो 9 ग्रह बनेगा। आपको मालूम है कोई सन से नजदीक होता है, कोई बहुत दूर होता है, तो अलग अलग पाथ होगा ना सबके लिए। यानी कि 9 इलिप्टिकल पाथ होगा 9 प्लैनेट्स के लिए, 9 इलिप्टिकल पाथ होगा 9 प्लैनेट्स के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे एक पाथ बना रहे हैं हम। तो उसका कहना था केपलर का कि देखो भाई, जो है ना, सूर्य जो है किसी एक फोकस पर है, सन, और चारों तरफ में उसके इलिप्टिकल पाथ बनाते हुए प्लैनेट्स घूम रहा है। मतलब ऐसा कोई इलिप्टिकल पाथ वहां बना हुआ नहीं है, कोई रास्ता नहीं जाके बना दिया वहां पर कि उसमें कोई चल रहा है। वो जो घूम रहा है प्लैनेट्स ना, उस पाथ को हम इलिप्टिकल पाथ मान रहे हैं। समझ में आ रहा है बात, कि ऐसा शेप बनाते हुए घूम रहा है। ठीक है ना, वहां जाके कोई पाथ नहीं बनाया वहां पे। ठीक है, तो क्या बोले कि देखो जितने ग्रह है वो सब इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं और सूर्य किसी एक फोकस पर होता। अब यहां सन है, प्लैनेट्स है। ध्यान देना बाबू, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, देखो ए बी, ये जो ए बी लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसको 2a बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस कहलाएगा, बड़ा वाला पार्ट। अब इसका आधा कर दो तो a इधर, अगर यहां कर लो a और ये भी आधा कर लो तो a, ये भी आधा कर लेंगे तो a हो जाएगा ना। तो बोलेंगे OA और OB आधा है a, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। देखो मेजर माने होता है कि बड़ा वाला एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इसको बोलेंगे। उस तरह से बाबू CD जो है 2B है, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। और अगर आधा कर ले हम लोग OC और OD, वो छोटा भी है, उसको क्या बोल देंगे, सेमी, क्या बोलेंगे, माइनर, और क्या बोलेंगे, एक्सिस। इसको बोलेंगे हम लोग सेमी माइनर एक्सिस। समझ में आ रहा है बात? इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर है ना? इस तरीके से तो केपलर ने ये नियम दिया, पहला नियम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में इतना कुछ हम समझे। डायग्राम बनाइए, लिखिए इसको फर्स्ट लॉ में। केपलर का सेकंड लॉ देखिए, हाँ, लॉज ऑफ एरिया, बहुत जबरदस्त लॉ। लिखिए लॉज ऑफ एरिया, लिखिए लॉज ऑफ एरिया। एरिया या इसको एरियाज भी कहते हैं, क्षेत्रफल का नियम। मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड क्या नियम है भाई, क्या केपलर ने लॉ दिया, वो देखते हैं। देखो क्या, पहले स्टेटमेंट लिखते फिर डायग्राम से आपको समझाते। ठीक है, देखो क्या है, लिखो द लाइन ज्वाइनिंग the sun, line joining the sun to the planet swept out, the line joining the sun to the planet swept out
equal areas swept out equal areas during equal interval of times, equal areas during equal interval of times। देखो अब ये क्या बता रहे हैं समझना। दूसरा नियम ध्यान देना, जो लेट से है, दूसरा नियम, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट स्वीप्ड आउट। ये स्वीप्ड आउट वर्ड का स्वीपिंग, देखो झाड़ू लगाते उसको स्वीपर बोलते हैं ना, स्वीप करना। कार का वाइपर देखे हो, कार का वाइपर ऐसे काटता है, कटिंग करता है, तो वो एक त्रिज्यखंड बनाता है। हिंदी मीडियम से जो पढ़े त्रिज्यखंड बनाता है। तो इस तरह से स्वीप करना, समझ में आ रहा बात। तो क्या बोलते आजकल बोलते हैं ना, एकदम क्लीन स्वीप कर गया, मतलब पूरा साफ कर दिया। समझ रहे बात है ना, कोई पार्टी जीतता है चुनाव वगैरह में। तो यहां क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाला, सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाला जो लाइन है, ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग स्वेप्ट आउट, क्या स्वेप्ट आउट करेगा, इक्वल एरियाज, बराबर क्षेत्रफल, इक्वल एरियाज ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर क्षेत्रफल बराबर समय में तय करेगा। देखना डायग्राम के साथ समझाते क्या लॉ बताया, ये देखिए, ये केपलर का नियम, थोड़ा डायग्राम और इलिप्टिकल पाथ होना चाहिए। देखिए ऐसे, ये देखो इस तरीके से, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। अब इस इलिप्टिकल पाथ में हम सन और प्लैनेट्स दोनों को बना रहे हैं, ध्यान देना। इस इलिप्टिकल पाथ में देखिए, अब यहां पर मान लो सन है, इस प्लैनेट्स पे यहां पर सन है। सन का जो पॉइंट है, सूर्य जो है वो फोकस पर है, हम उसको फोकस बोल रहे हैं, यहां पे सन है। कोई एक प्लैनेट से यहाँ P1, एक ही प्लैनेट से, ध्यान देना, वो P1 से P2 चला गया। ध्यान दे बाबू। अब आप ये मत बोलना ना कि सर ये 9 प्लैनेट्स का बात कर रहे हैं। अरे एक प्लैनेट का पाथ एक ही प्लैनेट का बनाए ना, एक प्लैनेट का पाथ ना, ये प्लैनेट्स, ये ग्रह P1 से P2 गया। ध्यान दो, बढ़िया से बात नहीं करो आपस में। देखिए और देखिए इसको बढ़िया से जरा सा ऐसे देखो, ये सन है इस फोकस पे, इस फोकस पर सन है। ये प्लैनेट्स P1 से P2 चला गया, ये प्लैनेट्स। अब इसको मिलाओ सन से, लाइन ज्वाइनिंग करो, लाइन ज्वाइनिंग कर लिया ऐसे, इसको मिला दिए सूर्य से उस ग्रहों की स्थिति, उस ग्रह की स्थिति को मिला दिए, सन से उस प्लेनेट के पोजीशन को मिला दिए हम। अब इसको हम एरिया ऐसे कवर कर लेते कि ये क्षेत्रफल है, ये भाई क्षेत्रफल है, ये एरिया है। आ रहा बात समझ में, ये एरिया है। अब कहते यही प्लैनेट्स P1 से P2 गया, सेम प्लैनेट्स यहां जा रहा P3 और ये जा रहा P4। 4 पॉइंट ले रहे हैं, P1, P2, P3 और P4। मतलब 2 पॉइंट्स P1 P2 उधर है और 1 पॉइंट P3 और P4 यहां है। समझ गए बात। अब अगर इसको मिला दे यहां से ऐसे, ये लाइन को ये सन है, ये हम सन लिखे हैं, इस पॉइंट पे फोकस है और सन है, सूर्य है। अब इसको मिला देते, ये क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोला जा रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट, सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाला लाइन ज्वाइनिंग स्वीप्ड आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करता है। मतलब अगर उस प्लैनेट्स को P1 से P2 जाने में 4 घंटे का समय लगता है और P3 से P4 जाने में भी 4 घंटे का ही समय लगता है, यानी P1 से P2 जाने में जो समय लगा वही टाइम P3 से P4 जाने में लगा, तो फिर ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, एरिया, ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होगा। नहीं समझे, देखो लिख के बताते तब समझोगे, लिख के बताते तब समझो। ध्यान देना क्या लिख रहे हैं, देखना। बोलते हैं इफ प्लैनेट टेक्स द सेम टाइम, planet takes the same time to go from P1 to P2 and from P3 to P4, then अगर planets को
सेम टाइम लगता है P1 से P2 जाने में या फिर P3 से P4 जाने में, सेम टाइम लगता है, देन क्या होगा देखो, एरिया ए आर माने एरिया क्षेत्रफल P1 F P2 बराबर एरिया P3 F P4, ये क्षेत्रफल बराबर होगा। देखो कौन कौन एरिया, P1 F P2 ये पूरा एरिया, इसको बोलते स्वीपिंग एरिया, स्वेप्ट एरिया। फिर बोलो P3 F P4 ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है बात? अगर प्लैनेट्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में उतने टाइम लगता है जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में लगता है, तो ये क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, यानी कि बोल सकते हैं ना कि अगर समय टाइम बराबर है तो एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बात? तो क्या बोल रहे हैं देखो, ए प्लैनेट टेक्स द सेम टाइम टू गो फ्रॉम P1 से P2 एंड P3 से P4, अगर सेम समय लगता है देन क्या हो गया, एरिया P1 F P2 बराबर हो गया एरिया P3 F P4। समझ में आ रहा है बात? ये केपलर का दूसरा नियम है। लिखिए डायग्राम बना के। तो सेकंड लॉ के बाद थर्ड लॉ में आते हैं। आप इसको सेकंड लॉ लिख सकते थे बगल में, क्या सेकंड लॉ पहले तो लिखवा चुके। देखिए तीसरा नियम क्या है, केपलर का थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होता है और वो बोर्ड के साथ साथ जेई में भी पूछा जाता, नीट में भी पूछा जाता। तो पहले केपलर का थर्ड लॉ लिखते हैं, फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। तो लिखिए थर्ड लॉ केपलर का, लॉज ऑफ पीरियड्स यानी टाइम पीरियड से रिलेटेड लॉज लिखिए। वो क्या है देखिए, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, the square of time period of revolution, the square of time period of revolution of a planet, revolution of a planet takes, नहीं takes नहीं, planet is directly proportional, is directly proportional to the cube of CUBE, cube of semi major axis, cube of semi major axis of an elliptical path। देखिए सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल पाथ, देखो क्या बोल रहे हैं। अभी सेमी मेजर एक्सिस डायग्राम में समझे ना क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस समझे डायग्राम में क्या होता है। देखो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल पाथ। यानी कि जो टाइम पीरियड का मतलब है कि प्लैनेट्स को एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगा समय, टाइम पीरियड का मतलब है कंप्लीट एक साइकिल, एक पूरा चक्कर लगाने में। अब जैसे पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, हाँ 365 डेज लगता है। रिवोल्यूशन, रोटेशन नहीं, रोटेशन और रिवोल्यूशन में फर्क है। देखो रोटेशन का मतलब होता है कि अपने अक्ष पे घूमना, घूर्णन बोलते हैं हिंदी में, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी के चारों तरफ घूमना, तो रिवोल्यूशन है ये, है ना। तो जैसे अर्थ को सूर्य के चारों तरफ घूमने में 365 दिन लगता है, एक साल, वही साल होता है, उसी को एक साल हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब है वही 365 66 जो कैलकुलेट करके लीप ईयर वगैरह जैसे जानते हैं आप। एनीवे, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट, प्लैनेट को एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है उसका स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। देखो यहां ध्यान दो, ऐसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा कौन था सेमी मेजर एक्सिस, अभी डायग्राम बनाए थे ना, मेजर एक्सिस था 2a और सेमी मेजर एक्सिस क्या था, a था ना डायग्राम में, सेमी मेजर एक्सिस a। अभी जैसे ये डायग्राम बनाए हम लोग,
तो बाबू ये सेमी मेजर एक्सिस था ए, और ये माइनर एक्सिस था। अब इस ए को ए लिखते हैं उसका पावर 3, और ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाने में हम उस ए को आर ले लेते हैं, या तो कैपिटल आर क्यूब या स्मॉल आर क्यूब। यानी सेमी मेजर एक्सिस को सेंटर से वो डिस्टेंस मान लेते हैं, उसको या तो बड़ा आर लिख लेते हैं या छोटा आर लिख लेते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल हम फॉर्मूला से जाएं तो ए क्यूब, ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब माने उसका पावर यानी घन पावर होता है। समझ में आ रहा बात? तो ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब हो गया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ठीक है, अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के आर क्यूब। ये एक फॉर्मूला यहां से देखो क्या निकल रहा। अब यहां से टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप लिख सकते हैं। टी स्क्वायर बाई आर क्यूब क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये लॉज है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल पाथ। जो इलिप्टिकल पाथ का सेमी मेजर एक्सिस है उसके घन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे बात? देखो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा सर न्यूमेरिकल्स के लिए? देखो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे अभी। देखो ऐसे, अगर दो टाइम पीरियड हो, क्योंकि दो दो प्लैनेट्स का बात करें, कंपेयर करेंगे दो दो प्लैनेट्स का, तो दो दो प्लैनेट्स का बात करें हम, देखो जैसे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, समझ रहे बात? आर क्यों लिए? ऐसे न्यूमेरिकल पर्पस में, वो एक्चुअल में ए है सेमी मेजर एक्सिस। तो ऐसे लिख सकते हो, देखो T1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? R1 का क्यूब। T2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? R2 का क्यूब। हो सकता है ना? T1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल R1 का क्यूब, T2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल R2 का क्यूब। अब अगर हम कर दें कि T1 का स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया? R1 का क्यूब बाई क्या हो गया? R2 का क्यूब। हाँ, दोनों का प्रोपोर्शनल से कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा ना, वो कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं? R1 बाई R2 का होल क्यूब। कोई दिक्कत है? तो T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। अब अगर हम बोल दे कि T1 बाई T2 बराबर, तो क्या होगा? R1 बाई R2 का पावर 3 है, ये 2 जाके क्या हो गया? 1 बाई 2। तो T1 बाई T2 क्या हो गया? R1 बाई R2 का पावर क्या हो गया? 3 बाई 2। तो एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला भी यूज होता है, और देखो उल्टा कर दे, अगर हम इसको कर दे T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 क्या हो गया? R2 बाई R1, उसका पावर क्या हो गया? 3 बाई 2। अगर T2 निकालना चाहें हम, दूसरा टाइम पीरियड निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो T2 इज इक्वल टू T1 इधर चला जाएगा, T1 इंटू R2 बाई R1, उसका पावर क्या होगा? 3 बाई 2। ठीक है, ये हो गया केपलर का तीसरा नियम। अब इस लॉ पे कुछ प्रॉब्लम हम बनवा रहे हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। तो लॉज ऑफ पीरियड्स पर एक क्वेश्चन है, यहां से ऑप्शन भी 4 दिया हुआ है ना, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका। द डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून एंड सैटर्न, ये नेपट्यून और सैटर्न प्लैनेट्स है, फ्रॉम सन इज नियरली 10 टू पावर 13 मीटर एंड 10 टू पावर 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये लोग का डिस्टेंस दिया हुआ, नेपट्यून और सैटर्न का डिस्टेंस कहां से दिया हुआ? सन से। मालूम है ना, सन से सब अलग अलग दूरी पे ग्रह है, तो ये दूरी दिया हुआ वहां से। एज्यूमिंग दैट दे मूव इन सर्कुलर, ठीक है, या तो इलिप्टिकल या सर्कुलर, जो मान लो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, 1/√10, 100, 10√10, √10। देखो तो ट्राई करके। अरे मतलब वो डिस्टेंस दिया हुआ, यानी R1 R2 दिया हुआ, और T1 T2 का रेशियो चाहिए आपको। हाँ, टाइम पीरियड का रेशियो मतलब T1 T2 का रेशियो चाहिए।
देखो, तो R1 अगर मान लो 10 का पावर 13 मीटर और R2 मान लो 10 टू पावर 12 मीटर, और आपको T1 बाई T2 का रेशियो चाहिए, तो अभी ना पढ़े आप कि T1 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल R1 का क्यूब, T2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल R2 का क्यूब, यही फॉर्मूला तो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप T1 बाई T2 कर ले कि T1 स्क्वायर बाई T2 का स्क्वायर, तो क्या होगा, R1 का क्यूब बाई क्या होगा, R2 का क्यूब। तो बताइए T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का पावर 3/2। अभी आपको ये डिराइव किया फॉर्मूला, और आपको T1 T2 का रेशियो पूछ रहा है, मतलब T1 बाई T2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का पावर 3/2 होगा ना, 3/2। ये तो पावर 3 था, अभी 3/2। तो फिर कितना दिया हुआ, 10 टू पावर 13 और बाई 10 टू पावर 12, उसका पावर 3/2। डायरेक्ट ये लगाना था फॉर्मूला, डायरेक्ट ये लगाएंगे, अगर याद है तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, टाइम पीरियड का रेशियो। अब देखो आपका 10 का पावर 13 में 12 घट जाएगा तो सिर्फ 10 बच जाएगा, और 10 का पावर क्या बच जाएगा, 3/2। अब बोलोगे सर 10 का पावर 3/2 तो ऑप्शन में कोई नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, 10 का पावर 3/2 है ना। देखो समझो, अब इसको ऐसा कर सकते हैं, 10 का पावर 3 उसका पावर 1/2 हो जाएगा ना, 3/2 हो जाएगा ना। 10 का पावर 3/2 को ऐसा नहीं कर सकते, 3 और पावर क्या कर लिया 1/2, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 1/2 रूट का वैल्यू होता है, 1/2 किसका वैल्यू होता है, रूट का। मतलब ये क्या हो गया, रूट अंडर 10 का पावर 3 नहीं हो गया। अब रूट अंडर 10 का पावर 3 को हम क्या कर लिए, इसका 10 का पावर 2 इंटू 10, 100 गुना 10, और 100 का वर्गमूल 10 आ गया, तो 10√10, ये आंसर हो गया, ये हो गया, ये ऑप्शन हो गया सी नंबर। बोलिए क्या बोल रहे हैं, रूट 1000 हुआ ना, कहां नहीं समझे, ये वाला ना। अच्छा यहां से देख लीजिए, समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स आपको समझा रहे हैं, कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना ले। देखिए आप बताइए 10 का पावर 13 और 12, 10 का पावर 13 और 12, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, x का पावर m बटा x का पावर n, x का पावर m माइनस n। तो 10 का पावर 13 में 12 गया तो सिर्फ 10 बचा, पावर 1 बचा, नहीं बचा। ऐसे भी कोई 10 का पावर 13 और बटा कोई 10 का पावर 12, तो कट के एक ही ना बचेगा, और नहीं तो फिर माइनस कर देंगे, 13 माइनस 12 तो 10 बच जाएगा। उसका पावर क्या बच गया, 3/2। अब 3/2 देखें ऑप्शन है नहीं, तो 3/2 को ऐसा नहीं लिख सकते, 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 होता है। 1/2 किसका वैल्यू होता है, रूट का, तो रूट के अंदर कौन हो गया, 10 का पावर 3। अब आप बताओ कि अगर रूट के अंदर कोई 1000 आ जाए, ऐसे आ जाए यहाँ पे कि मेरा आ जाए रूट 1000, 10 का पावर 3 मतलब 1000, तो 1000 को 100 गुना 10 कर सकते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10 आ गया, और ये 10 अंदर रहा, 10√10 आंसर हो गया, T1 T2 का रेशियो। अरे बात समझ में, लिखिए। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इसको ट्राई करो, आपको टाइम देते 1-2 मिनट का, आप इसको सॉल्व करके बताओ क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देते है ना, एकदम बन जाएगा आपसे। देखिए ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए, कोई प्लेनेट ए है, कुछ नाम ए दे दिया, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी, वो बी से 8 गुना है, बी का 8 गुना है ना। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, तो जो डिस्टेंस है उसका सूर्य से ए का, वो बी से कितना गुना होगा, समझ गए बात। यानी कि देखिए द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए का जो टाइम पीरियड है सन के चारों तरफ, बी एक दूसरा प्लैनेट है, उसके रिस्पेक्ट में 8 गुना है, कितना है 8 टाइम्स। तो हाउ द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन, तो सन का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस सन से
कितना गुना होगा बी के रिस्पेक्ट में, ये पूछ रहा। निकालिए, ट्राई करिए। देखो बाबू कैसे बनेगा। द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स ऑफ बी, मतलब एक का टाइम पीरियड वो दूसरे से 8 गुना है, मतलब T1 बाई T2 इज इक्वल टू 8 हो गया। अब कह रहा डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ए, डिस्टेंस को R1 माने तो कितना गुना होगा, मतलब R1 बाई R2 क्या होगा, यही तो पूछ रहा है इसमें, और तो कुछ नहीं है। यानी कि टाइम पीरियड दिया हुआ 8 गुना है, यानी T1 बराबर 8 T2, समझ गया बात को। तो T1 के नीचे T2 को लाएंगे तो 8 हो गया ना। तो डिस्टेंस को R बोलते हैं, वो कितना टाइम्स है ए का बी के रिस्पेक्ट में, आ रहा बात समझ में। तो फिर फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला पढ़े अभी बताओ। T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़े, R1 बाई R2 का होल क्यूब। तो बताओ R1 बाई R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, T1 बाई T2 का पावर 2 है और 3 इधर से आके क्या हो गया 2/3। ये याद रखो कि हमको ये फॉर्मूला ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्या, तो T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का होल क्यूब। अब हमसे कोई R1 R2 पूछ देगा तो 3 को इधर भेज देंगे, 2/3 हो जाएगा। और अगर T1 T2 पूछता तो क्या करते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं। यही ना उल्टा बात होगा यहां पर। तो बताओ अब R1 बाई R2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 8 का पावर 2/3। 8 का पावर क्या हो गया, सुनो कैसे आंसर आ रहा है, 8 का पावर 2/3। 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 का पावर 3 8 होता है, और उसका पावर क्या हो गया 2/3। 3 कैंसिल हुआ, अरे 8 को 2 का पावर 3 बोल सकते हैं। 3 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, 2 का पावर 2 4 बचा, तो R1 बाई R2 क्या बच गया 4। तो R1 बराबर क्या बच गया 4R2, मतलब पहला का रेडियस दूसरा से कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया ना, 4 गुना। तो फिर ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन, समझ गए बात ना। उसका टाइम पीरियड रिवोल्यूशन का 8 टाइम्स था, तो फिर रेडियस कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, है ना। ये बात ध्यान में रखना, ये देखना कि स्क्वायर उधर जाएगा क्यूब इधर आएगा, ये बात को ध्यान में रखना क्या निकालने बोल रहा, ठीक है। देखिए ये एक और क्वेश्चन आपको दिए, देखो क्या दिया हुआ इसमें, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज मेड 1/4, अगर अर्थ का जो रेडियस है पृथ्वी का त्रिज्या वो 1/4 हो जाए, उसका रेडियस क्या हो जाए 1/, मतलब जितना है उसका 1/4 कम हो जाए, समझ गए बात। तो बोल रहा है ना कि ड्यूरेशन मैंने अवधि, समय अंतराल, वो कितना कम हो जाएगा, एक होता है ना 365 दिन का, तो कितना गुना कम हो जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाए कितना, रेडियस कितना डिक्रीज कर जाए 1/4। यानी कि वो बोल रहा है ना कि अगर पहले R था, फिर पहले वाला R1 था, बाद वाला R2 था, तो R2 बाई R1 वो हो गया 1/4। ये बोल रहा कि R2 बाई R1 क्या हो गया 1/4। समझ में आ रहा बात ना। यानी कि ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा कि R1 जो है ना वो 4R2 हो गया, ऐसे समझो कि R2 बाई R1 हो गया 1/4, उसका रेडियस हो गया 1/4, तो उसका टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपको T2 बाई T1 निकालना है। नहीं बन जाएगा, बनाओ जल्दी बनाओ, कौन सा होगा देखो, T2 बाई T1 कितना आ रहा बताओ जल्दी। हाँ सी, अच्छा ठीक है निकालो। R2 बाई R1 1/4 है, T2 बाई T1 बनाओ। वन बाई 8 आ गया ना, हाँ। तो 1/8 आ जाएगा, ठीक बनाए, सही बनाए आप लोग, 1/8 आ गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, हाँ जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। तो 1/8 आ गया, आया कि नहीं आया, नहीं आया जी।
अरे अभी ना पढ़े हम लोग फॉर्मूला, क्या पढ़े कि T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल क्यूब। इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। तो यहां अगर हम कर ले T2/T1, अच्छा अगर भेज दे वहां पे तो T1/T2 बराबर क्या कर लेंगे, R1/R2 का पावर 3/2, है ना। अब R1/R2 1/4 है, तो R1/R2 4 कर लो, 4 का पावर 3/2, नहीं हो गया, है ना। इससे सीधा 8 आ जाएगा। तो फिर उल्टा करेंगे ना, T2/T1 का निकालना है तो 2 का पावर 2 उसका पावर 3/2 कट गया, या उल्टा कर लेते तो 2 का पावर 3 8, तो T1/T2 निकल गया 8, तो T2/T1 हो गया 1/8 टाइम्स। समझ गया ना बात। तो आज हम लोग का केपलर्स लॉ हुआ, यही उल्टा कर लेता, T2/T1 कर लेता तो क्या हो जाता, R2/R1 हो जाता। उसमें क्या था, 1/4 का पावर होता तो 1/8 आ जाता। ठीक है, तो आपको आज केपलर्स का लॉ हम लोग पढ़े, केपलर लॉ पे न्यूमेरिकल्स पढ़े। अब हम लोग का न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट होना, एकदम क्लास रेगुलर रहना सबको। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। ठीक है, लिखिए, इसको लिखिए, सॉल्व करिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना, चलो लिखो इसको। तो 2 का पावर 3 8 होता है बाबू, 2 का पावर 3 8 होता है। अरे यहाँ 2 का पावर 3 8 नहीं हुआ,